हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड। एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्डिहाइड कीटोन। इन दोनों को कार्बोनिल समूह कहा जाता है। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा कार्बोनिल समूह की संरचना। कार्बोनिल समूह के अंदर क्रियात्मक समूह होता है। अगर एक तरफ R और एक तरफ H लिया तो एल्डिहाइड हो जाएगा, और अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप हो जाएगा तो कीटोन हो जाएगा। ये तो कहलाएगा हमारा एल्डिहाइड, ये कहलाएगा हमारा कीटोन। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह की स्ट्रक्चर्स बना, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। ये जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड होता है। ये दोनों समपार्श्विक अतिव्यापन करते हैं, तो इनके समपार्श्विक अतिव्यापन से इनके बीच में जो है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका जो संकरण होता है वो होता है sp2। इसके बंध कोण का मान होता है 120 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। अपने को पता है कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों की विद्युत ऋणता में क्या होता है, अंतर होता है। तो ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन से ज्यादा होने की वजह से ये बंध के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो जिधर तीर का निशान होता है उसके ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के पास क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोकेटाइन बना है, जो प्लस बना है, ये किसकी तरफ बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरफ। जिसके ऊपर माइनस चार्ज आता है वो किसकी तरह काम करता है, नाभिक स्नेही की तरह। ये लुईस अम्ल होता है। और ये जो होता है ये लुईस सार कहलाता है। तो ये हमारी कार्बोनिल समूह की संरचना हो जाएगी कि कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की क्या होती है, विद्युत ऋणता ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो कार्बोनिल समूह जो होता है वो किस नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है, जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कार्बोनिल समूह को बनाने की कौन कौन सी विधियां होती है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड तथा कीटोन। सबसे पहले दोनों को कॉमनली किससे बनाया जाता है, फिर एल्डिहाइड बनाने की विधि, और फिर कीटोन बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो अगला टॉपिक हो जाएगा हमारा कार्बोनिल समूह यानी कि एल्डिहाइड तथा कीटोन के बनाने की विधि। इसमें सबसे पहला हो जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन। तो देखो, एल्कोहलों का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो इससे कार्बोनिल ग्रुप बनता है, जिसमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन बन जाएगा। इसका वापस ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो इससे क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हमारे पास पहला चैप्टर अल्कोहल है, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन है। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो ये
एल्कोहल की तो क्या हो जाएगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन की क्या हो जाएगी, मेथड ऑफ फॉर्मेशन। तो ये होता है एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो इससे क्या बनता है, एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिल अम्ल बनता है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेती हूँ तो डायरेक्ट एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो सकता है, कार्बोक्सिल अम्ल में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इसका जो अपोजिट होगा वो होगा अपचयन, कि अगर अम्लों का अपचयन करवाया जाए तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड तथा कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन का वापस अपचयन करवाया जाएगा तो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। तो जो नीचे वाला प्रोसेस होता है वो तो क्या कहलाता है, अपचयन, और ऊपर वाला जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में हम KMnO4, K2Cr2O7 इनको लिया जाता है। तो जितने भी क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं वो सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोक्सिल अम्ल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिया जाता है जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जितने भी क्रियात्मक समूह है उन समूह को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो एल्डिहाइड, कीटोन, अम्ल, एस्टर एंड्राइड, कोई भी क्रियात्मक समूह ले लो जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होता है, उसके साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया जाता है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा एल्कोहल। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एल्कोहल का कॉन्ट्रैक्टर भी कहा जाता है। ये सभी क्रियात्मक समूह को एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब इसके अंदर हम कौन कौन से ऑक्सीकारक यूज में ले सकते हैं, हम उसकी बात करते हैं। ध्यान, प्राथमिक जो एल्कोहल होता है उससे तो एल्डिहाइड बनेगा। 2 डिग्री एल्कोहल जो होगा उससे कीटोन का फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पर इसका जो ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के रूप में जो है अपन PCC ले सकते हैं, क्रोमियम ऑक्साइड ले सकते हैं। अगर इनका यूज किया जाता है तो एल्कोहल एल्डिहाइड तथा कीटोन में कन्वर्ट होता है। कॉपर 573 लिया जाता है तो ये क्या करता है, विहाइड्रोजनीकरण करता है, यानी कि 2 हाइड्रोजन को क्या करता है, बाहर निकालता है। और विहाइड्रोजनीकरण में भी ये भी एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। और 2 डिग्री एल्कोहल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्राथमिक एल्कोहल हमेशा एल्डिहाइड बनाएगा और द्वितीयक एल्कोहल हमेशा कीटोन बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ऑक्सीकरण के अंदर। अगर PCC आ जाए या क्रोमियम ऑक्साइड आ जाता है या कॉपर 573 के साथ आ जाता है तो हमें प्राथमिक एल्कोहल को तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगली हमारी रिएक्शन है ओजोनी अपघटन। ये इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, डायरेक्टली भी पूछी जा सकती है, इनडायरेक्टली भी पूछी जा सकती है। कंप्लीट द रिएक्शन में भी पूछी जा सकती है। तो इसके अंदर कुछ नहीं करना है, एल्कीन की जो रिएक्शन है वो ओजोन के साथ करवाई जाती है। तो हमें जब भी O3 दिखता है हमें कुछ नहीं करना है, इस डबल बॉन्ड को 2 पार्ट में तोड़ना है और दोनों तरफ हमें क्या लिखनी है, ऑक्सीजन लिखनी है। फिर आप एज इट इज इसको लिख दो। तो यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड O CH2, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस तरीके से कुछ एग्जांपल लेके देख लेते हैं। तो हमने कहा कि जहां जहां पाई बॉन्ड दिखता है उस पाई बॉन्ड को हमें क्या करना है, 2 पार्ट में तोड़ देना है। तो यहाँ पर भी O3, तो यहाँ पर भी O3। यहाँ पाई बॉन्ड कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसके इधर भी क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन, और इसके इधर भी क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। अब देखो बेंजीन की बात करते हैं, तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, हमें तीनों पाई बॉन्ड, यहाँ से भी पाई बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से भी पाई बॉन्ड टूटेगा और यहाँ से भी पाई बॉन्ड टूटेगा। ओजोनी अपघटन में हमने क्या कहा है कि जहां पाई बॉन्ड तोड़ते हैं उसके दोनों तरफ क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन आ जाएगी। और जहां से तोड़ा है वहां से हमें बॉन्ड को वापस लिख देते हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड तोड़ा तो क्या आ गया, CH3 CHO प्लस CH2O। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है HCHO।
अब यहाँ पर देखो ये वाली लाइन है, इसको लिख लेते हैं डबल बॉन्ड, फिर बन जाएगा हमारे पास इस तरीके से, हमारे पास 3 प्रोडक्ट बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ये वाला है तो इसके पास 2 ऑक्सीजन आ गए, ये है इसके पास 2 ऑक्सीजन आ गए, और इसके पास भी क्या हो गए, 2 ऑक्सीजन आ गए। तो ओजोनी अपघटन से भी हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड तथा कीटोन बनता है। तो जब भी एल्कीन और O3 दिखावा मिले और अपने को प्रोडक्ट बनाने का पूछा जाए तो हमें पाई बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों तरफ क्या लिखनी है, हमें ऑक्सीजन को लिखना है। तो ये हो जाएगी हमारी ओजोनी अपघटन। ये चैप्टर की पहली नेम डिक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट है, कि ओजोनी अपघटन से कई बार PYQs के अंदर आए हुए सवाल है। अगला है हमारा एल्काइनों का जल योजन, इससे भी सवाल आया हुआ है। एल्काइनों का जल योजन, ये ऑर्गेनिक का सबसे ज्यादा नंबर का चैप्टर है। एल्काइनों का जल अपघटन, एल्कीन लिया तो हमने क्या किया था, ओजोनी अपघटन करवाया है। जब एल्काइन आएगा, इस एल्काइन की रिएक्शन HgSO4 प्लस H2SO4 ले लिया जाता है। ये क्या करता है, जल को जोड़ता है। अब जल को जोड़ेगा, यहाँ पर जो है ट्रिपल बॉन्ड के दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो किधर भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं और किधर भी ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं। तो एक पाई बॉन्ड टूटते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक तरफ क्या आ जाएगा H और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। अपने को पता है कि जो एक कार्बन होता है उस कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो अस्थायी होते हैं। इनोर फॉर्मेशन जो होती है वो अस्थायी होती है, कि जब भी एक कार्बन पर OH और डबल बॉन्ड दिख जाता है तो हमें उसका हमेशा क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट करवाना होता है, पुनर्विन्यास करवाया जाता है। पुनर्विन्यास के अंदर क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या बन जाएगा, CH3CH। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ चला जाएगा और हाइड्रोजन जो है इस कार्बन के पास चली जाएगी, और पुनर्विन्यास होकर ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर देगा, और ये जो होता है स्थायी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो जब भी हमें इनॉल दिखता है, एक ही कार्बन पर डबल बॉन्ड और OH दोनों दिखते हैं, तो हमें क्या करवाना है, रीअरेंजमेंट करवाना है, पाई बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हाइड्रोजन के साथ में। तो जब भी हमें HgSO4 प्लस H2SO4 क्वेश्चन आएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर लिख लेगा कंप्लीट द प्रोडक्ट, या तो HgSO4 प्लस H2SO4 लिखा हुआ होगा। और एल्काइन को एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट करने की यही विधि है एल्काइनों का जल योजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा केवल एल्डिहाइड किस से बनाई जा सकती है। अब तो जो हमने पढ़ा उससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाई जाती है। केवल एल्डिहाइड, अब तक जो हमने इंपॉर्टेंट पढ़ी है वो एक तो O3 जल अपघटन वाला और एल्काइनों का जल योजन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन है केवल एल्डिहाइड को बनाने की। जो पहली नेम रिएक्शन हो जाएगी वो होगी रोजेनमुंड। रोजेनमुंड अपचयन के लिए 2 पहचान है। एक तो अपने को यहाँ पर एसाइल क्लोराइड दिखेगा, इस एसाइल क्लोराइड को जो है PDBaSO4, जब भी PDBaSO4 दिखे तो हमारी नेम रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, रोजेनमुंड है। तो PDBaSO4 दिखे, एसाइल क्लोराइड में इस Cl को हटाना है और इस Cl की जगह पर हमें क्या लगाना है, हाइड्रोजन लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाकी ग्रुप एज इट इज रहेगा, बस Cl की जगह पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। अब यहाँ पर RCOCl भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर हमें बेंजाइल एसाइल क्लोराइड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो PDBaSO4 दिखा था, तो हमने क्या कहा, यहाँ पर हमें क्या करना है, इस Cl को हटाना है और इस Cl की जगह पर क्या करना है, हाइड्रोजन लिखना है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रोजेनमुंड अभिक्रिया। कुछ नहीं करना है,
PdVSO4 दिखता है तो Cl को हटाना है और Cl की जगह पर हमें क्या लिखना है, हाइड्रोजन लिखनी है। नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन हो जाएगी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, ठीक है। स्टीफन की जो रिएक्शन है वो नाइट्राइल की प्रेजेंस में करवाई जाती है, Cl। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है SnCl2 प्लस HCl। अगर SnCl2 प्लस HCl आता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, और सिंपल Sn प्लस HCl आता है तो क्या बनता है, दोनों में प्रोडक्ट अलग अलग बनते हैं। SnCl2 आता है तो ये ध्यान रखना, ये आंशिक अपचयन करने का काम करता है, इससे आंशिक अपचयन होता है। Sn प्लस HCl आता है तो इससे ध्यान रखना पूर्ण अपचयन होता है। आंशिक अपचयन का मतलब है पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह पर क्या होगा, 2 सिग्मा बंध आएगा, तो यहाँ पर अपचयन में क्या होती है, हाइड्रोजन जुड़ती है। अब इसका जल अपघटन करवाया जाता है, तो जल अपघटन में क्या होता है कि यहाँ से ऑक्सीजन और इधर क्या जुड़ जाएगी, 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, RCHO प्लस इसके साथ क्या बन गई, अमोनिया बन गई। जबकि Sn प्लस HCl आता है तो ये क्या करता है, पूर्ण अपचयन करता है। तो पूर्ण अपचयन में क्या होता है, पहले जैसे कि पाई बॉन्ड तोड़ा तो हमारे पास क्या बन गया, 2 सिग्मा बंध बन गए, हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया। ये पूरा वापस क्या करेगा, फिर से अपचयन करेगा और अपचयन करके क्या बनाएगा, RCH2NH2। तो पूर्ण अपचयन से नाइट्राइल से तो क्या बनती है, हमारी एमीन बनती है। जबकि SnCl2 प्लस HCl आंशिक अपचयन से जो है उससे किसका फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो जो आंशिक अपचयन वाली रिएक्शन है जिसका जल अपघटन करवाया जाता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, स्टीफन अभिक्रिया कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, SnCl2 आता है तो हमें अपचयन करवा के क्या कराना है, जल अपघटन करवाना है। Sn प्लस HCl आता है तो ध्यान रखना कंप्लीट अपचयन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, एमीन का फॉर्मेशन होगा। ये तो हो गई हमारी 2 एलिक्स। अब है हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की अभिक्रिया। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन है तो इस चैप्टर की सभी नेम रिएक्शन में बहुत अच्छे से याद होनी थी। तो अगली अभिक्रिया है हमारी इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया जो है वो टोलुइन की प्रेजेंस में करवाई जाती है। बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, उसको कहा जाता है टोलुइन। इस टोलुइन की रिएक्शन जो है वो क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, इसको कहा जाता है क्रोमिल क्लोराइड। अगर ऑप्शन MCQ में पूछ ले क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, CrO2Cl2। तो क्रोमिल क्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो यह बनता है CHOCrOHCl2 का और 12। इसका जल अपघटन तो यहाँ पर क्या होती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है और यहाँ पर ये क्या बना लेता है, CHO बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लो आपको बीच का प्रोडक्ट याद नहीं रहता है तो जब भी CrO2Cl2 आता है तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर बीच का याद रहता है तो ठीक है, वरना हमें क्या करना है, फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। इसका हमने क्या करवाया था, जल अपघटन करवाया था, तो जल अपघटन से हमारे पास क्या बन गई, बेंजल्डिहाइड बन गई। तो टोलुइन की रिएक्शंस क्रोमिल क्लोराइड के साथ करवाते हैं तो ये नेम रिएक्शन क्या कहलाएगी, हमारी इटार्ड अभिक्रिया कहलाएगी। तब तक हमारी 3 नेम रिएक्शन हो गई, पहली है रोजेनमूड, दूसरी है स्टीफन और तीसरी हमारी कौन सी हो गई, इटार्ड अभिक्रिया। हमने कहा कि जो रोजेनमूड है वो एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन PD प्लस BSO4 के साथ करवाई थी। स्टीफन की रिएक्शन नाइट्राइल की रिएक्शन SnCl2 प्लस HCl के साथ करवाई थी। जबकि हमारी इटार्ड अभिक्रिया क्या है, क्रोमिल क्लोराइड की टोलुइन के साथ रिएक्शन करवाई। नेक्स्ट हमारी नेम रिएक्शन हो जाएगी गाटरमान कोच। गाटरमान कोच सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन इसी चैप्टर के अंदर है। बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ करवाई जाती है तो इससे क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है।
इससे पहले हमने पहले वाले चैप्टर में एक अभिक्रिया पढ़ी है, गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया, भाई गाटरमान कोच, कोच में देखो यहाँ पर भी को दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है, को दिख रहा है। अब गाटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, ये जो सिंपल गाटरमान अभिक्रिया है वो डाइएजोनियम लवण की प्रेजेंस में होता है। इसकी रिएक्शन कॉपर प्लस HCl के साथ करवाई जाती है। कॉपर प्लस HCl आता है तो गाटरमान अभिक्रिया हो जाएगा, CO प्लस HCl आता है तो क्या हो जाएगा, गाटरमान कोच अभिक्रिया। और ये जो होता है ये क्या बनाता है, क्लोरोबेंजीन। तो गाटरमान अभिक्रिया से तो क्लोरोबेंजीन बनती है, जबकि गाटरमान कोच से क्या बनता है, बेंजल्डिहाइड बनता है। ठीक है, अब हमारी नेम अगली है केवल कीटोन बनाने की। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर केवल कीटोन बनाने की एक दो अभिक्रिया हम देख लेते हैं। केवल कीटोन बनाने के लिए हमें एक देख लेना है, फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण। फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण हम दोनों पढ़ लेते हैं। फिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन में भी है, एल्कोहल वाले चैप्टर में भी है फिडलक्राफ्ट, और हमारे हेलोबेंजीन है उसमें भी क्या है, हमारी फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया। तो जो फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया है ये दो टाइप की होती है। पहली तो क्या हो जाएगी, एल्किलीकरण, और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी, एसिलीकरण। ठीक है, दोनों में हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं। हमें इन चार जब ध्यान रखना, एक तो एनिलिक और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन दो का ध्यान में रखना है। एक तो एनिलिक और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। ये दोनों फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया नहीं दिखाते हैं। कई बार पूछा जाता है क्यों नहीं दिखाते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो हेलोबेंजीन है एल्कोहल वाले चैप्टर में, और एल्डिहाइड कीटोन फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया दिखाते हैं। तो फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है हमारी, इसकी रिएक्शन एल्किल हैलाइड के साथ करवाई थी, AlCl3 की प्रेजेंस में है। ठीक है, और एसिलीकरण में जो है बेंजीन की रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, AlCl3 की प्रेजेंस में। कुछ नहीं, यहाँ से हेलोजन को हटाना है और इस ग्रुप को एज इट इज बेंजीन पर जोड़ देना है। अब इस बेंजीन पर भी कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं लगा हुआ है, ना तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा हुआ है, ना ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, तो हम एल्किल ग्रुप को कहीं भी जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या जुड़ जाएगा, एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ होता, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मतलब है कि यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा है या तो सिंगल बॉन्ड है, उसके पास क्या होता है, लॉन्ड पेयर, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है या तो ऑर्थो पे या किस पे बनता, पैरा पर। अगर बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ ग्रुप है, उसमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखता, तो इसके अंदर प्रोडक्ट कहाँ बनता, मेटा पर बनता। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आते हैं तो हमें ग्रुप कहाँ जोड़ने हैं, मेटा ग्रुप पर जोड़ना है। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला आता है तो हमें प्रोडक्ट बनाते टाइम हमें कहाँ जोड़ना है, ऑर्थो और पैरा पर जोड़ना है। तो फिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण से, एसिलीकरण से तो कीटोन बनता है, जबकि एल्किलीकरण में एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो अब तक हमने जो नेम रिएक्शंस पढ़ी थी उसमें रोजेनो, स्टीफन, इटार्ड, गाटरमान कूच, और दो रिएक्शंस और है, एल्काइन का जल अपघटन, और एल्कीन की पूछे तो उसमें क्या हो जाएगा, ओजोनिक अपघटन। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड तथा कीटोन के भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म में से एक सवाल पक्का आता है, चाहे वो एल्कोहल फिनोल से पूछूं, चाहे एल्डिहाइड कीटोन से पूछूं, चाहे एमीन से पूछूं, वो बॉइलिंग पॉइंट को लेके पूछ सकता है, या फिर ऑर्थो पैरा में से ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, या विलेयता से रिलेटेड पूछ सकता है। सभी का कंसेप्ट एक जैसा होता है, भौतिक गुणधर्म सबके एक जैसे होते हैं, एवं कीटोन की भौतिक गुणधर्म। पहला पॉइंट होता है हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक का। तो सबसे पहले हमें चेक करना होता है उसका अणुभार।
अणुभार जितना ज्यादा होगा उसका क्वथनांक क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अगर अणुभार सेम हो जाए तो क्या देखेंगे हम, उसकी ब्रांचिंग, शाखाएं, कि उससे जुड़े हुए ग्रुप में जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उतना ही कम होगा। ब्रांचिंग ज्यादा होने की वजह से, ब्रांचिंग कह दो या समावयवी, पूछा जाता भाई ये समावयवी होने से उसका क्वथनांक कम क्या होता है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी उनका वान डेर वाल फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो ब्रांचिंग में क्या होता है, वान डेर वाल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा तो इनके बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर ब्रांचिंग नहीं दी हुई है तो ध्यान रखना वहां पर चेक कर लेना हाइड्रोजन बंध, जिसमें हाइड्रोजन बंद होगा तो हाइड्रोजन बंद की वजह से वो क्या हो जाते हैं, संगुणन हो जाता है। और इनका संगुणन होने की वजह से भी इनका बॉइलिंग पॉइंट का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हाइड्रोजन बंध भी जो है वो दो टाइप के होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर, अंतराण्विक बंध, और दूसरा होता है इंट्रामोलिक्यूलर, एक ही अणु में पाया जाने वाला बंध, उसको कहते हैं अंतराण्विक और इसको कहते हैं अंतर आणविक। अलग अलग अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और एक ही अणु में पाया जाने वाला जो बंध होता है वो क्या होता है, अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध। तो अगर इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर में पूछा जाए तो ध्यान रखना जो अलग अलग अणुओं के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर सबसे पहले हम देखेंगे उसका अणुभार देखेंगे, अणुभार ज्यादा तो क्वथनांक भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर अणुभार समान है तो हम क्या देखेंगे, उसकी ब्रांचिंग। अगर मान लो उसमें कोई ब्रांच भी नहीं है तो हम क्या देखेंगे, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड चेक करेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई हाइड्रोजन बंध तो नहीं है या किसी भी प्रकार का कोई वान डेर वाल बंध तो नहीं प्रेजेंट है। तो अब हम कंपैरिजन करते हैं एल्डिहाइड कीटोन। अब अगर हम सब की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अल्कोहल का ज्यादा होता है। देन उसके बाद जो है वो किसका हो जाएगा, कीटोन का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा, एल्डिहाइड का हो जाएगा। फिर किसका हो जाएगा, ईथर का। ईथर और हाइड्रोकार्बन का लगभग बराबर होता है लेकिन ईथर का थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अगर आपको किसी के भी साथ में कंपैरिजन करके पूछ ली तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, एल्कोहल का। फिर उसके बाद किसका हो जाएगा, कीटोनों का। फिर किसका होगा, एल्डिहाइड का। फिर किसका हो जाएगा, ईथर का। फिर किसका हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का हो जाएगा। जैसे जैसे हमने कहा एल की श्रृंखला बढ़ती जाती है तो उसकी विलेयता क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि उसका जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ने की जो नेचर है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर एल की श्रृंखलाएं बढ़ जाती है तो उसकी विलेयता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एल्डिहाइड कीटोन, क्योंकि पहला चैप्टर एल्कोहल का है, दूसरा एल्डिहाइड कीटोन का है। अगर इनमें बात करें एल्डिहाइड और कीटोन की कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ पूछे तो ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक जो है वो ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाता है। तो ये सबके साथ कंपेरिजन हो गई। अगर एक सारी रिएक्शन दी हुई होती है और आपसे पूछे बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, तो आप देख लेना पहले अल्कोहल वाले ग्रुप को रखना है, फिर कीटोन वाले ग्रुप को रखना है, फिर किसको रखेंगे आप, एल्डिहाइड वाले ग्रुप को, फिर ईथर को, सबसे लास्ट में हम किसको रखेंगे, एल्केन को रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एल्डिहाइड तथा कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया। कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया। उसकी पहली रिएक्शन से हमारी नाभिक स्नेही योगज कह दो या योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक कह दो
क्या यौगज अभिक्रिया। इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसकी रिएक्शन क्या करनी है, हमें न्यूक्लियोफाइल के साथ करवानी। ये जो होता है ये पद कैसा होता है, धीमा होता है, और ये पहला पद भी होता है। अब अपने को पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन जो है उसमें ऑक्सीजन की विद्युतीयता क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, अपने बंध को इधर लेगा, तो इसकी वजह से इसके ऊपर तो कौन सा चार्ज आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अपने को पता है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज का होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइल जुड़ा हुआ होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव माइनस का जुड़ेगा जहां पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा माइनस, यहाँ कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ जाएगा। अब हमारा जो है दूसरा पद जो होता है ये क्या होगा, तीव्र होगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जो पहला पद होता है, धीमा पद होता है, वो हमारी अभिक्रिया की कोटि में भी भाग लेता है। प्लस यहाँ पर जो सबसे पहले अटैक है वो किसने किया था, हमारे पास न्यूक्लियोफाइल ने किया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नाभिक स्नेह। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई ग्रुप बाहर नहीं निकला है, ना ही कोई ग्रुप प्रतिस्थापित हुआ है, यहाँ पर सीधा नाभिक स्नेह क्या है, यहाँ के जुड़ा है, इस वजह से ये क्या कहलाएगी, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो न्यूक्लियोफाइल ने कहा अटैक किया है, कार्बन के धनावेशित भाग पर किया है, और जबकि इलेक्ट्रोफाइल है उसने कहां पर अटैक किया है, ऑक्सीजन की धनावेशित भाग पर किया है। अब यहाँ पर देखो इसकी संकरण अवस्था कितनी है, sp2, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। यहाँ पर जबकि देखो कार्बन के चारों वैलेंसी है, चारों के चारों किससे जुड़ी हुई है, सिंगल बॉन्ड से, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 से sp3। अगर एमसीक्यू में पूछा जाए कार्बोनिल की अभिक्रिया नाभिक स्नेह योगात्मक के साथ करवाई जाती है तो उसके संकरण में क्या परिवर्तन होगा, तो उसका संकरण क्या हो जाएगा, sp2 से sp3, या कह दिया जाए कि नाभिक स्नेह योगात्मक में कार्बोनिल ग्रुप का संकरण क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, sp3। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कार्बोनिल की नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया को लिखूं, तब भी हमें क्या करना है, इसी को लिखना है। अब हमें यहाँ पूछा जाता है कि नाभिक स्नेह, भाई हमने योगात्मक अभिक्रिया, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, हमने कहा एल्डिहाइड भी होता है, कीटोन भी होता है, और फॉर्मेल्डिहाइड भी होता है, तो इनमें सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, सबसे ज्यादा जो नाभिक स्नेह के प्रति अटैक करने की जो टेंडेंसी है वो किसकी होगी, फॉर्मेल्डिहाइड की होगी, फिर किसकी होगी, एल्डिहाइड की होगी, फिर किसकी हो जाएगी, कीटोन की हो जाएगी। अब इनकी जो क्रियाशीलता है वो किससे देखा है, यहाँ पर दो चीजें हमें देखनी है, एक तो देखता है हमें त्रिविम बाधा, और दूसरा हम क्या देखेंगे, उसका प्रेरणिक प्रभाव। अब यहाँ पर देखो ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं, इन हाइड्रोजन का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं लगता है। यहाँ पर एक एल्किल ग्रुप लगा है तो इसका क्या करता है, प्लस आई लगता है। यहाँ पर कितने एल्किल ग्रुप है, दो एल्किल ग्रुप है, तो इनका क्या लगेगा, प्लस आई प्रभाव। तो जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता गया उनकी क्रियाशीलता भी क्या हो गई, उतने ही कम हो गए। और त्रिविम बाधा, जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ते जाएंगे तो उनकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होती जाएगी। तो एल्किल ग्रुप की वजह से उन समूह के बीच में क्या आ जाती है, त्रिविम बाधा, इसकी वजह से वो इजीली अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये हो जाएगी हमारी नाभिक स्नेही अभिक्रिया के प्रति। अब हमने कहा कि इसके अंदर हमने जो है, हमने नाभिक स्नेही क्यों करवाया, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण पहले क्यों नहीं करवाया। हमने कहा पहले नाभिक स्नेही ने आक्रमण किया, इसलिए हमने कहा कि ये नाभिक स्नेही योगात्मक है, पर वो नाभिक स्नेही की जगह से पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही भी आक्रमण कर सकता है। तो देखते हैं, तो देखो ये कार्बोनिल ग्रुप है, हमने कहा इसकी विद्युत ध्रुवीयता की वजह से इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो अब देखो मैंने एक बार में इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करवाऊंगी और एक बार किसके साथ करवाऊंगी, न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैक करवाऊंगी। प्लस कहां जुड़ेगा, जहां पर माइनस ग्रुप होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ओ ए, जबकि नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल माइनस कहां जुड़ेगा, जहां प्लस होगा। अब देखो ये वाला जो ग्रुप होता है, भाई इस ग्रुप में अंदर जो कार्बोकैटायन बनना है मध्यवर्ती के रूप में,
यहाँ पर कार्बोकैटायन बना है। ये जो कार्बोकैटायन होता है ये क्या होता है, कम स्थायी होता है। इस कम स्थायी होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। जबकि यहाँ पर जो बना है ये बनी है चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड। चतुष्फलकीय एल्कोक्साइड मध्यवर्ती के रूप में बना है। तो कार्बोकैटायन की तुलना में जो चतुष्फलकीय जो एल्कोक्साइड है वो ज्यादा स्थायी होता है। इसकी वजह से इसके अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कौन सी अभिक्रिया दिखाता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाता है। तो हमने बता दिया कि भाई नाभिक स्नेही, क्योंकि इसके अंदर जो मध्यवर्ती बनता है नाभिक स्नेही के अंदर, वह मध्यवर्ती क्या होता है, ज्यादा स्थायी होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रोफाइल की तुलना में। इसलिए जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कैसी अभिक्रिया दिखाएगा, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया दिखाएगा। संकरण पूछे तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया करने के बाद जो है कार्बोनिल का संकरण क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है ग्रीनियर अभिकर्मा। देखना ग्रीनियर अभिकर्मा के साथ रिएक्शन है वो किसी भी चैप्टर के साथ पूछी जा सकती है। वो अल्कोहल फिनोल वाले चैप्टर से पूछ सकता है, एल्डिहाइड कीटोन से पूछ सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से पूछ सकता है। हम सभी में एक बार सबकी रिएक्शन पढ़ते हैं। तो ग्रीनियर अभिकर्मा क्या होता है, RMgX होता है। अब हमारा चैप्टर अभी कार्बोनिल है तो हमने यहाँ पर कार्बोनिल के साथ करवाया। यहाँ पर हम CO लेते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, इसकी मैकेनिज्म एक है, मैं इसकी बना के दिखाऊंगी, ये आपको खुद को बनानी होगी। CO के साथ ट्राई करना क्योंकि ये आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल में आएगी। अब हमने कहा हमें सबसे पहले हमेशा क्या करना है, रामजी बॉन्ड को तोड़ना है। यहाँ से हमेशा ध्यान रखना R और Mg बॉन्ड टूटेगा। Mg जो होता है वो किसका होगा, प्लस का होगा। यहाँ पर एल्किल ग्रुप है वो किसका होगा, माइनस का होगा। ये हमेशा जब भी हमें दिखता है हमें R और Mg बॉन्ड को तोड़ना है। Mg बॉन्ड हमेशा पॉजिटिव में होगा और R किसका होगा, नेगेटिव का होगा। अब हमने अगला ग्रुप जोड़ा है, हमें उसमें देखना है कि किसकी विद्युतीयता ज्यादा है। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युतीयता ज्यादा है, ऑक्सीजन की। तो ये क्या करेगा, इस बंद के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा तो इसके ऊपर तो क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो जो ग्रीनियर अभिकर्मक का है, तो जहां प्लस लगा हुआ है वहां पर हमें क्या जोड़ना है, माइनस, और जहां माइनस लगा हुआ है वहां हमें क्या जोड़ना है, प्लस जोड़ना है। तो देखो हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लगा है, प्लस है, तो यहाँ माइनस वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, प्लस वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, जल अपघटन करवाएंगे। हमेशा MgX बॉन्ड को अलग रखना है। यहाँ पर हमने RMg बॉन्ड तोड़ा है, यहाँ पर हमें OMg बॉन्ड तोड़ना है। O किसका होगा, माइनस का, और Mg किसका होगा, प्लस का होगा। सारी धातुएं एवं सारी प्रदा धातु जो है वो हमेशा किसकी होती है, धनावेशित होती है। तो जल अपघटन करवाएंगे तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, H, यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या आ गया, OH, ये हो जाएगा, R ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, MgX, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, OH बनाया। कार्बोनिल की जगह पर कोई भी ग्रुप ले सकते हैं, हमें उसकी विद्युतीयता देखनी है। तो जिसकी विद्युतीयता ज्यादा होगी उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो जहाँ पॉजिटिव होगा RMgX का नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ जाएगा, जहाँ माइनस है वहां क्या जुड़ जाएगा, प्लस जुड़ जाएगा। और उसके बाद हमें उसका क्या करवाना है, जल अपघटन करवाएंगे। तो OMg बॉन्ड टूटेगा, O माइनस का होता है, Mg किसका होता है, प्लस का होता है। तो जल अपघटन में जहाँ माइनस है वहां H प्लस वाला ग्रुप जुड़ जाएगा, और जहाँ प्लस है वहां जल का माइनस वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गई हमारे पास, एल्कोहल बन गई। अगर यहाँ दोनों H है तो यहाँ H लिख लेंगे, अगर यहाँ एक H और एक R है तो यहाँ R लिख लेंगे, और दोनों R है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दोनों R आ जाएंगे। ठीक है। हमने जब एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन की जो बनाने की विधि पढ़ी तो हमने क्या पढ़ा था, ऑक्सीकरण पढ़ा था। अब हमें केमिकल रिएक्शन करवानी है, तब क्या करेंगे, उसकी उल्टी रिएक्शन करवा देंगे। तो अब देखो एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन करवाया जाता है तो इससे हमेशा क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, क्योंकि हमने कहा था कि अपचयन करवाने पर हमें लास्ट क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो अगर यहाँ पर एल्डिहाइड है तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्राथमिक अल्कोहल बनेगी, और अगर यहाँ पर कीटोन है तो यहाँ पर जो बनेगी वो कौन सी बनेगी, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगी। अब अपचयन के रूप में क्या क्या ले सकते हैं, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम ले सकते हैं। इसकी जगह पर लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। इसकी जगह पर NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर सोडियम Na के साथ में हम क्या ले सकते हैं, C2H5OH भी ले सकते हैं। ये जितने भी क्रिया जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं ये सभी कार्बोनिल ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है,
एल्कोहल में कन्वर्ट कर सकता है। अगर इनमें से कोई भी लिखा हुआ आ जाए कार्बोनिल के साथ तो किसमें बना लोगे, एल्कोहल में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, तो एल्डिहाइड क्या बनाएगा, प्राथमिक अल्कोहल बनाएगा, जबकि कीटोन क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल बना सकता है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। जो सभी क्रियात्मक समूह जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दिखते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा नेम रिएक्शन। आ गई 2 नेम रिएक्शन है हमारे पास इससे रिलेटेड। अब हम नॉर्मल अपचयन वाले तो पढ़े थे, पर्टिकुलर जो एल्डिहाइड कीटोन है इसमें है पहला क्लीमेंसन, दूसरी है हमारी वोल्फ किस्नर अभिक्रिया। अब इसमें हमें क्या करवाना है कि दोनों के दोनों ध्यान रखना कार्बोनिल की रिएक्शन है। ठीक है, ये दोनों के दोनों कार्बोनिल ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो CO है वो CO किस में कन्वर्ट हो जाएगी, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगी, ये ध्यान रखना। बाकी वैलेंसी एज इट इज लिखना है। जब भी हमें क्लीमेंसन पूछे या वर्ल्ड किस्नर पूछे या हमें पूछे कार्बोनिल ग्रुप से एल्केन बनानी है तो हम कौन सी रिएक्शन करवाएंगे, या तो क्लीमेंसन करवाएंगे या किसको करवाएंगे, वुल्फ किस्नर को। यहाँ पर तो क्या लिया जाता है, जिंक अमलगम लिया जाता है, जबकि यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या ली जाती है, हाइड्रोजन ली जाती है। अब ये जो हाइड्रोजन है वो एथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में ली जाती है। तो हाइड्रोजन दिखता है, NH2 दिखता है तो क्या हो जाएगा, वोल्फ किस्नर हो जाएगा। जिंक अमलगम दिखता है तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, क्लीमेंसन रिएक्शन हो जाएगी। तो दोनों के दोनों कार्बन ग्रुप को किसमें कन्वर्ट करता है, एल्केन के अंदर कन्वर्ट करता है। अगर इधर दोनों R है तो आप दोनों R जोड़ दोगे। अगर इसकी जगह पर दोनों H है तो इन दोनों की जगह पर क्या जोड़ देंगे, H जोड़ देंगे। यहाँ पर एक R और एक H है तो यहाँ पर R और क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। बस CO की जगह पर क्या लिखना है अपने को, CH2 लिखना है। तो ये हमारी क्या हो गई, 2 नेम रिएक्शंस भी हो गई। तो अब तक इस चैप्टर में सबसे ज्यादा नेम रिएक्शन है, वो नेम रिएक्शन बहुत अच्छे से वो कंप्लीट रिएक्शन करवा के भी पूछ सकता है और नाम से भी पूछ सकता है। वो कार्बोनिल करके जिंक अमलगम लिख के दे सकता है, सवाल जैसे ये दे दिया और यहाँ पर लिख दिया 1 और आपसे पूछे कि इसको पहचानो तो आपको ZnHG दिख जाती है, तो अपने को माइंड में क्या आना चाहिए, क्लीमेंसन आना चाहिए। ये लिखे या डायरेक्ट लिख दे NH2 और आपसे कंप्लीट द रिएक्शन है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, वोल्फ किस्नर। और ये वाली हमारी क्या कहलाएगी, क्लीमेंसन। ठीक है, तो ये हमें माइंड में होना चाहिए। डायरेक्ट नाम भी पता होना चाहिए, रिएजेंट, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इन सब के बारे में भी हमें अच्छे से पता होना चाहिए। अब है कि एल्डिहाइड कीटोन हमने कहा अपचयन करवाया तो किसमें कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में। अगर कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीकरण करवाया जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट करता है। तो हम KMnO4 ले सकते हैं, की जगह पर K2Cr2O7 ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी लिया जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अम्ल के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि एल्डिहाइड आएगा तो जितने कार्बन है हमें उतने ही कार्बन की क्या करनी है, एल्डिहाइड बनानी है। जबकि कीटोन आता है तो कीटोन के अंदर ध्यान रखना कि एक कम कार्बन की जो है वो बनती है, एसिड बनता है। तो जब हम कीटोन का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो कीटोनों के ऑक्सीकरण के टाइम में हमें ध्यान रखना है पॉपऑफ नियम। एल्डिहाइड कीटोन के ऑक्सीकरण में हमें कीटोनों का ऑक्सीकरण जब करवाते हैं तो हमें ध्यान में रखना है पॉपऑफ नियम। तो ये जो होता है, ये पॉपऑफ नियम जो होता है वो असममित कीटोन पर लगेगा। तो जब असममित कीटोन होता है तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है ये ध्यान रखना छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जाएगा और दोनों के दोनों जितने कार्बन, जैसे इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, उतने कार्बन के ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, अम्ल बन जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो गए, एल्किल ग्रुप के साथ 2 हाइड्रोजन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, CH2।
COOH। तो जब भी हमें असममित कीटोन दिखती है और हमें उसका ऑक्सीकरण करवाना है तो हमें क्या ध्यान में रखना है, पॉपऑफ नियम को ध्यान में रखना है। पॉपऑफ नियम कहता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो छोटे अल्किल ग्रुप के साथ जाएगा और फिर जितने कार्बन होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जितने कार्बन है उतने कार्बन की हमें क्या करनी है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कि अम्ल का फॉर्मेशन करना है। तो जो कीटोन है उसमें कीटोन में हमारे माइंड में क्या रखना है, हमें पॉपऑफ नियम को ध्यान में रखना है। अब अगला आता है कि एल्डिहाइड और कीटोन, तो ये तो दोनों की कॉमन रिएक्शन हो गई कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीकरण करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, अम्ल में कन्वर्ट होता है। ऐसी कुछ नेम रिएक्शन है जो सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। तो उसके लिए है कि अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि एल्डिहाइड और कीटोनों को विभेद करने के लिए कौन सी अभिक्रिया ली जाती है, तो इसके लिए ध्यान रखना है, पहली तो हो जाएगी टोलेन अभिकर्मक, और दूसरी हो जाएगी हमारा फेलिंग परीक्षण। अगर पूछा जाए टोली, भाई दोनों के दोनों करती ऑक्सीकरण ही है, तो हमने कहा ये दोनों एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेगी तो इसमें कन्वर्ट करेगी, कार्बोक्सिलिक अम्ल में करेगी तो ये क्या करेगा, अम्ल का आयन बनाएगा। टोलेन रिएजेंट है उसको कहा जाता है सिल्वरीकृत अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वरीकृत अमोनियम नाइट्रेट। पूछा जाए टोलेन रिएजेंट क्या होता है तो क्या कह देंगे, सिल्वरीकृत अमोनियम नाइट्रेट। जबकि जो फेलिंग रिएजेंट होते हैं, ये फेलिंग रिएजेंट जो है फेलिंग ए और क्या होता है, फेलिंग बी होता है। फेलिंग ए जो होता है ये क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। जबकि जो बी होता है इसको क्या जाता है, रोसेल लवण, यानी कि रोसेल लवण जो है वो क्या कहलाता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जलीय विलयन, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्या हो जाएगा, जलीय विलयन हो जाएगा। एल्डिहाइड तथा कीटोन में विभेद करने के लिए कौन कौन सी अभी वो है नेम रिएक्शन, एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद। एल्डिहाइड और कीटोन में विभेद करने के लिए पहला तो है हमारा टोलेन परीक्षण, दूसरा है हमारा फेलिंग परीक्षण। ध्यान रखना ये दोनों के दोनों ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। टोलेन अभिकर्मक जो है वो कहलाता है सिल्वरीकृत अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वरीकृत अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वरीकृत अमोनियम नाइट्रेट। ये होता है AgNH3 का होल ट्वाइस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसका काम जो है, इसका भी क्या है कि जो ये एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड का क्या करता है, ऑक्सीकरण करता है, और ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, इसके एसिड के लवण में, ErCOO माइनस बना देता है, ठीक है। अब इसके साथ में जो है Ag है, H2 ये बाहर निकलता है, पर हमें मेन जो है, हमारा मेन प्रोडक्ट है अम्ल बनाना, ठीक है। अब अगला है हमारा फेलिंग। फेलिंग जो है दो होते हैं, A और B। जो A होता है ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, जबकि जो B है वो होता है रोसेल लवण। पूछा जाए रोसेल लवण क्या होता है, तो सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। ये जो होता है ये भी क्या करता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है। जलीय लवण है तो ये भी क्या करेगा, अम्ल का लवण बना लेगा। दोनों का काम ऑक्सीकरण करने का है और दोनों के दोनों किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में हो जाता है। फेलिंग है वो दो है, ए और बी। ए का मतलब है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, जबकि बी है रोसेल लवण, जिसे सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी कहा जाता है। जबकि टोलेंट रिएजेंट जो है वो क्या कहलाता है, सिल्वरीकृत अमोनियम नाइट्रेट। अगली हमारी रिएक्शन है हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म अभिक्रिया जो है ये भी ऑक्सीकरण करने का काम करता है। ध्यान रखना इसके लिए जो है फंक्शनल ग्रुप के पास में जो है वो क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया दे देगा। तो एल्कोहल भी दे सकता है, और एल्डिहाइड कीटोन में अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप है या R भी हो सकता है, H भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो CH3 है इस CH3 को तो किसमें कन्वर्ट कर देना है, हेलोफॉर्म में,
और जो बचा हुआ जो कार्बोनिल है, एल्कोहल है, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड के लवण में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तो हो जाएगा RCOO माइनस, और इसके साथ क्या बन जाएगा, CH3। अब इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान जो है वो हो जाएगा NaOH। ठीक है, अगर ये दिखता है तो हमें क्या करवानी है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया करवानी है। इसके लिए ध्यान रखना, जो भी फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल के ग्रुप के पास में क्या दिखना चाहिए, CH3 दिखता है तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया होगी। अगर CH3 डायरेक्ट जुड़ा हुआ CH3 नहीं दिखता है तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं होती है। सपोज करो जैसे ये लिखा हुआ है C+OH। अब इस कार्बन के पास यहाँ पर क्या है, CH2 है, तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देगी। जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके पास वाला जो कार्बन है वो कैसा होना चाहिए, CH3 होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया देगा। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है एल्डोल तथा कैनिजारो रिएक्शन। इंपोर्टेंट नेम रिएक्शंस में आती है। एल्डोल रिएक्शन जो होती है, एल्डोल और कैनिजारो दोनों बता देते हैं। एल्डोल नेम रिएक्शन और दूसरी होती है कैनिजारो। इस कैनिजारो की जगह अगर लिखा हुआ था असमानुपातन अभिक्रिया बताओ, तब भी हमें यही लिखना है, असमानुपात। कैनिजारो के अंदर ध्यान रखना, कभी भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, इसकी पहचान है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट दिखता है तो हमें एल्डोल करवानी है, और अगर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है तो हमें क्या करवानी है, कैनिजारो करवानी है। दोनों सार की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट वाली अभिक्रिया लेते हैं, इसकी रिएक्शन NaOH सार की प्रेजेंस में करवाई जाती है, NaOH माइनस। जबकि यहाँ पर हमने कहा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा, सार की प्रेजेंस में करवाई जाती है। यहाँ पर भी जो है एल्डिहाइड की यहाँ पर क्या किया जाता है, 2 मोल लिया जाता है। जो कैनिजारो अभिक्रिया होती है इसके अंदर एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण भी होता है और क्या होता है, अपचयन भी होता है। यानी ये जो अभिक्रिया होती है कैसी होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो एक एल्डिहाइड ग्रुप का तो क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करवा देंगे, दूसरे का क्या करेंगे, अपचयन करवा देंगे। हमने कहा कि कार्बोनिल ग्रुप का अपचयन होता है तो क्या बनती है, एल्कोहल बनती है। जितने कार्बन प्रेजेंट है उतने कार्बन की हमें क्या करनी है, एल्कोहल बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3OH पहला। और अगर ऑक्सीकरण करवाया जाए कार्बोनिल ग्रुप का तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बन जाता है। तो कैनिजारो में देख लेना, सार की प्रेजेंस में अगर अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, कैनिजारो अभिक्रिया हो जाएगी। और अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमें क्या करवानी है, एल्डो अभिक्रिया करवानी है, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन का मतलब क्या हो गया, हमारे पास अल्फा एच प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी CH3 C+OH। हमने यहाँ पर इसके कितने मोल लेने हैं, 2 मोल लेने हैं। मैं इसको ये किसकी प्रेजेंस में होगा, सार की प्रेजेंस में होगा। तो ये जो H है वो कहाँ चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा और इनके बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, CH3 CHOH CH2 CHO। हमसे मैकेनिज्म, यहाँ रिएक्शन ही पूछी जाएगी इसलिए मैकेनिज्म की बात नहीं करते। यहाँ से OH और इसका H क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अगर हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो प्रोडक्ट सही है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, जहां हमने डबल बॉन्ड बोलना है उसको देख लेना, जिधर ऑक्सीजन बना हुआ है उधर हाइड्रोजन जोड़ लेना, और जिधर ऑक्सीजन नहीं दिखी उधर ऑक्सीजन जोड़ लेना, और देखना वापस पहले वाले प्रोडक्ट अगर बन जाते हैं जिसका मतलब सही है, इधर भी देख वापस बन गए, इसका मतलब जो आपने रीअरेंजमेंट करवाया वो क्या है, सही है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रिएक्शन है ये तो कहलाएगी एल्डोल रिएक्शन, और जल का अणु बाहर निकालने तक की जो रिएक्शन है वो कहलाएगी एल्डोल संघनन। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी एल्डोल संघनन। अगर इसकी जगह पर हमसे पूछा जाए क्रॉस एल्डोल, क्रॉस एल्डोल के मतलब है कि क्रियाकारक के अणु जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, CH2 CH3 इस तरीके से। जब हमें अलग अलग रिएक्टेंट दिए हुए होते हैं तो क्रॉस एल्डोल में क्या करवाना है, एक बार इसका इसके साथ ही करवाना है, मतलब हमें इस तरीके से लिखना है, सेम रिएक्शन होगी CH3 CHO। सेम तरीका है कि इसका H क्या होगा, यहाँ पर आएगा फिर एल्डोल। दूसरा है इसका इसी के साथ करवाना है, तो यहाँ से H क्या होगा, OH इधर चला जाएगा और जल का अणु बाहर निकालेगा। एक बार हमें पहला प्रो ये रहेगा और दूसरा ये हो जाएगा, और तीसरे प्रोडक्ट में क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेंगे
CH3CHO। कुछ नहीं करना है, इस हाइड्रोजन को इसके पास लाना है, OH जुट जाएगा और फिर हमें क्या करना है, जल का अणु बाहर निकालना। तो इसमें कितने प्रोडक्ट बन जाएगा, 4। खुद का खुद के साथ, इसका इसी के साथ, पहले ये होगा फिर इसका इसके साथ, और चौथी बार क्या होगा, इसका इसके साथ में। तो ऐसे करके हमें क्रॉस एल्डोल में कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, 4 प्रोडक्ट बनाने हैं। जनरली एल्डोल रिएक्शन ही पूछी जाती है, क्रॉस एल्डोल पूछ ली तो आप इस तरीके से करवा सकते हो, प्रोसेस सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो अणु है वो अलग अलग आ जाएंगे, ये अणु अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन हो जाएगी अब हमारी रिएक्शन हो जाती है कि जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर जो है हमें ध्यान रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इसकी अम्लता पूछी जाती है। फिनोल के साथ कार्बोक्सिलिक अम्ल की कंपेयर किया जाता है कि फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसी जगह कार्बोक्सिलेट आयन भी लिखा आ सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का H निकाल देते हैं तो किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बोक्सिलेट आयन का, और फिनोल का H बाहर निकलता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, फिनोक्साइड का होता है। अगर इन दोनों में से पूछे किसकी अम्लता ज्यादा होती है तो ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक अम्ल या फिर कार्बोक्सिलेट आयन की जो अम्लता होती है वो सबसे ज्यादा होती है। इसकी अम्लता ज्यादा होने के 2 रीजन है। पहला होता है कि एक जैसी इक्विवेलेंट अनुनादी संरचना, और दूसरा है कि अधिक विद्युत ऋणात्मक ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज होना, अधिक विद्युत ऋणात्मक पर क्या होना, नेगेटिव चार्ज होना। इस 2 रीजन की वजह से कार्बोक्सिलिक आयन की जो अम्लता होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं, यहाँ से H निकाल दे, इसके ऊपर क्या आ गया, माइनस आ गया। तो इस माइनस ने यहाँ पर क्या करा, बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड ने क्या करा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या आ गया O माइनस, और यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखो ये दोनों अनुनादी संरचना कैसी, एक है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी विद्युत ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की है, तो जिसकी विद्युत ज्यादा उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। इस रीजन की वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन या कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो क्या होता है, ज्यादा अम्लीय होता है। जबकि फिनोल की अनुनादी संरचना में आपने देखा होगा कि जो ये है माइनस का चार्ज, तो यहाँ से ये बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर क्या आता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में किसी भी ऑक्सीजन की होती है लेकिन नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, कार्बन पर आता है। तो इस वजह से इसकी अनुनादी संरचना हमने पहले भी पढ़ी है। इस तरीके से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर घूमेगा, ये बॉन्ड क्या होगा, वापस यहाँ पर आएगा। तो फिनोल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का रीजन बता दिया, एक जैसी अनुनादी संरचना, और दूसरा रीजन क्या हो जाएगा, अधिक विद्युत ऋणात्मक समूह पर नेगेटिव चार्ज का उपस्थित होना। ठीक है, दूसरा रीजन है कि अगर मान लो कार्बोक्सिलिक आयन फिनोल की कंपेयर नहीं करे और आपको कोई ग्रुप जोड़ के दे दे, तब हमें अम्लता कैसे देखनी है, तो उसका रीजन है, अम्लता देखने के लिए हमने पहले ही बता रखा है कि हमें माइनस प्रभाव देखने, -R, -H, और क्या देखना है, -I ग्रुप देखना है। अगर हमारा -I से पूछा जाए तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा जो होता है CF3 होता है, -I प्रभाव, फिर NO2 का होता है, फिर CN का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, और फिर किसका होता है, OH होता है। ये थोड़ा सा हमें माइंड में रखना है। और अगर मान लो कि ग्रुप सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं तो फिर हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस, दूरी, फिर दूसरा देखेंगे कितने नंबर है, डिस्टेंस सेम है तो फिर क्या चेक करेंगे हम, नंबर। अगर नंबर भी सेम है तो हम क्या देखेंगे, उसकी पावर। ये जो है ये पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, सपोज करो मैंने इस तरीके से जोड़ा CH3 CH2 CH COOH, यहाँ हमने Cl जोड़ दिया, CH3 CH CH2 और यहाँ जोड़ दिया CO। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि ये तो चीज हमारी सेम है। हमने क्या कहा, सबसे पहले हमें क्या देखनी है, डिस्टेंस। अब जो हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ये क्रियात्मक समूह है, तो देखो यहाँ पर इसके पास वाले कार्बन पर ये क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ पर एक कार्बन छोड़ के जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है, क्लोरीन ग्रुप क्या है, दूर है, तो इसकी जो अम्लता होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा है तो हमें सबसे पहले देखना है डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस कम होगी उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। अगर डिस्टेंस सेम हो जाती है तो आप नंबर देखो,
जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर 2 क्लोरीन जोड़ दी, सब यहाँ पर भी हमने 2 क्लोरीन जोड़ दी, सेम पोजीशन पे होते तो हम क्या करते, जितनी ज्यादा प्रभाव वाले समूह होते हैं माइनस आई वाले, तो उसकी अम्लता क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होती है। तो हमें एक तो ये ध्यान में रखना हल्का सा, और एक हमें क्या ध्यान रखना है, डिस्टेंस, नंबर और पावर। हमें सबसे पहले क्या देखनी है, डिस्टेंस देखनी है, फिर उसके हम क्या देखेंगे, नंबर देखेंगे, और नंबर सेम होंगे तो हम क्या देखेंगे, पावर देखेंगे। क्योंकि अम्लता से जनरली पूछा गया है, कोई भी एग्जांपल देखिए कि इनका डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर बताओ, अब तक के क्वेश्चंस में कई बार ये आ चुका है। अब अगला हमारा सवाल हो जाता है कि अपचयन। अगर ध्यान रखना, जितने भी क्रियात्मक समूह हैं आर, सी, एच या ये, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। हम पहले ही पढ़ के आए हैं। अगर मान लो कोई भी क्रियात्मक समूह है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जैसे सपोज करो मैंने ये लिख दिया, और अगर यहाँ पर लिखा आ जाए रेड फॉस्फोरस के साथ HI, तो ध्यान रखना ये जितने भी क्रियात्मक समूह है उन सभी को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्केन के अंदर कन्वर्ट करेगा। इधर जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन की एल्कोहल बनेगी, इधर जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन की क्या बनेगी, एल्केन बनेगी। तो रेड फॉस्फोरस के साथ HI आता है, तो जितने भी क्रियात्मक समूह है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्केन में। और अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आता है तो सभी के सभी क्रियात्मक समूह किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो हमारी इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो 2 ही है, एक तो है विकार्बोक्सिलीकरण, और दूसरी रिएक्शन है हमारी हेल-वोलार्ड जेलेंस्की HVZ अभिक्रिया। विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया क्या होती है, RCONA की रिएक्शन। एक रिएक्शन और है हमारी कोल्बे विद्युत अपघटन, कोल्बे विद्युत अपघटन। इसकी रिएक्शन सोडा, अगर विकार्बोक्सिलीकरण की जगह सोडा लाइम के साथ आता है तब भी ध्यान रखना सेम ही रिएक्शन होगा। इसकी रिएक्शन NaOH प्लस CaO, ये 3:1 में होती है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये क्या करती है, CO2 के अणु को बाहर निकालती है, और ये किसका फॉर्मेशन करती है, एल्केन का फॉर्मेशन करती है। जबकि जो हेल-वोलार्ड रिएक्शन है, ध्यान रखना इसके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि क्रियात्मक समूह के पास वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन पर क्या आता है, हेलोजन आके जुड़ जाता है। तो H2 की प्रेजेंस रेड फॉस्फोरस, यहाँ पर रेड फॉस्फोरस के साथ HI आता तो एल्केन बनता, रेड फॉस्फोरस के साथ H2 आता है तो ध्यान रखना अल्फा कार्बन की हाइड्रोजन जो है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, हेलोजन आकर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगी, X जुड़ जाएगी। अल्फा हाइड्रोजन को बाहर निकालना, यहाँ से -HX बाहर निकलेगा और उसकी जगह पर कौन जुड़ जाएगा, X आकर जुड़ जाएगा। और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तभी हेल-वोलार्ड जेलेंस्की की अभिक्रिया होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगली अभिक्रिया है हमारी कोल्बे विद्युत अपघटन। कोल्बे विद्युत अपघटन में क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो दी जाती है, सोडियम के लवण लिए जाते हैं। तो यहाँ से भी क्या होता है कि जो सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में वापस बाहर निकल जाता है और यहाँ पर एल्किल के 2 समूह आकर जुड़ जाते हैं। तो कोल्बे विद्युत अपघटन में तो हायर एल्केन, नंबर ऑफ कार्बन चेन हायर एल्केन बनाने के लिए काम आता है। विकार्बोक्सिलीकरण में जो है यहाँ पर क्या जोड़ना है, हमें सीधा H जोड़ना है, और एल्किल समूह कोल्बे विद्युत अपघटन में क्या करना है, हमें CH3 की 2 मोल जोड़ने हैं। अब इसके साथ इसके अंदर जो होती है IUPAC नोमेनक्लेचर भी इनसे पूछा गया है, जो कि सामान्य नाम है उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। जनरली जैसे ऑक्जेलिक अम्ल है तो हमें याद रखना है ओम्स गैप। आपसे पूछा जाए, ये होता है ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड। ऑक्जेलिक का मतलब होता है COOH, COOH। मेलोनिक का पूछा गया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है, एक एक कार्बन जुड़ता जाएगा। अगले वाले की बात करें, इसके अंदर कोई CH2 ग्रुप नहीं होता है, यहाँ पर एक CH2 ग्रुप हो गया, उसके अगले में कितने आ जाएंगे, CH2, CH2, COOH, यहाँ पर भी कितने आ जाएंगे, COOH आ जाएंगे। तो अगर आपसे ऑक्जेलिक का पूछ ले कि ऑक्जेलिक का IUPAC नोमेनक्लेचर, तो अपने को पता है IUPAC में यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एथेन 1,2 डाइओइक अम्ल। क्योंकि हमारा रैपिड डिवीजन यहाँ पर हम IUPAC के नियम तो नहीं पढ़ सकती, पर हम शॉर्ट में इसका बता देते हैं। यहाँ पर कितने कार्बन हमें पता है, नंबरिंग कहाँ से होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो 1, 2 और क्या हो जाएगा 3, तो 3 कार्बन को क्या कहते हैं, प्रोप, सारे सिंगल बॉन्डेड है, प्रोपेन। और फंक्शनल ग्रुप जो है वो कौन से, 1,3 डाइओइक अम्ल। तो इनसे कोई भी IUPAC नोमेनक्लेचर पूछे
तो अपने को लिखना है कि सबसे पहले पूर्व लग्न या प्रतिस्थापी समूह आता है, फिर मूल श्रृंखला आती है, फिर उसके बाद जो है वो प्राथमिक अनुलग्न में एन इन आइन आता है, और लास्ट में क्या आता है, द्वितीय प्रतिस्थापी समूह। जिस क्रियात्मक समूह की प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसको हमें एज ए सफिक्स यानी अनुलग्न के रूप में लेना है। उससे नीचे वाले जितने भी ग्रुप आते हैं उसको किसमें लेना है, पूर्व लग्न के रूप में लेना है। अब कुछ यूजेज है, जैसे सोडियम बेंजोएट है, पूछा जाए इसका यूज क्या होता है। तो सोडियम बेंजोएट जो है वो खाद्य परिरक्षक के रूप में यूज में लिया जाता है, खाने को बचाने के लिए खाद्य परिरक्षण में। अगला हमारा पूछा जाता है फॉर्मिक अम्ल का यूज कहाँ किया जाता है। तो फॉर्मिक अम्ल का यूज जो है चमड़ा उद्योग, रंगाई छपाई जो है उसमें किया जाता है। अगला है हमारा एसिटिक अम्ल, इसका यूज जो है वो सिरके के रूप में किया जाता है। इसके सारे यूजेस हो गए, इनमें से एक सवाल आ जाएगा। थैंक यू।